हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12th क्लास बायो का मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मिंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को क्यों चुना। मिंडल ने आनुवांशिकता नियम दिया था। मिंडल ने अपना आनुवांशिकता के नियम के लिए मटर के पौधों को क्यों चुना। तो दोस्तों मिंडल ने निम्नलिखित कारणों से अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। मटर के पौधे द्विलिंगी होते हैं। मटर के पौधे कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं तथा इन्हें संभालना आसान होता है। दूसरा, मटर के पौधे एक बार में ही अधिक मात्रा में बीज उत्पन्न करता है। मटर के पौधे एक बार में ही अधिक मात्रा में बीज उत्पन्न करता है। इन पौधे का जीवन काल छोटा होता है एवं इसमें स्वयं परागण एवं परपरागण दोनों होता है और यह एक वर्षीय होता है। यह क्या होता है? एक वर्षीय पौधा है जो 3 से 4 महीना में हो जाता है, लेकिन एक वर्ष में एक ही बार होता है। एक संकर क्रॉस पर आधारित मेंडल का नियम क्या है? एक संकर क्रॉस पे आधारित मेंडल का नियम क्या है? तो इन्होंने एक संकर क्रॉस पे आधारित दिया था, प्रभाविता का नियम दिया था। प्रभाविता के नियम में बताया था, इस नियम के अनुसार सभी लक्षणों का निर्धारण कारक द्वारा किया जाता है। लक्षणों का निर्धारण कारक द्वारा किया जाता है जो हमेशा जोड़े में होते हैं तथा विषम युग्मजीय होने की स्थिति में एक कारक प्रभावी होता है तथा उसका लक्षण दिखाई पड़ता है, जबकि अप्रभावी होता है, उनका लक्षण दिखाई नहीं पड़ता है। इसे ही प्रभाविता का नियम भी कहा गया। दूसरा उन्होंने कहा था पृथक्करण या बीज संयोजन का नियम। इस नियम के अनुसार एलील कभी भी आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। जैसे टी, छोटका टी, ये सब क्या एलील है। तो इस नियम के अनुसार एलील कभी भी आपस में मिश्रित नहीं होता है तथा युग्मक के निर्माण के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आनुवांशिक विकार क्या है? आनुवांशिक विकार क्या है? तो आनुवांशिक विकार एक ऐसी विकार है बच्चों, आनुवांशिक विकार एक ऐसी विकार है बच्चों जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, तो उन्हें आनुवांशिक विकार कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है। आनुवांशिक विकार दो प्रकार का होता है, मेंडलियन विकार और गुणसूत्रीय विकार। मेंडलियन विकार क्या है दोस्तों? तो एकल जीन में हुए परिवर्तन के कारण उत्पन्न विकार मेंडलीय विकार कहलाता है। क्या कहलाता है? विकार। जैसे हीमोफीलिया, फिलोनीरिया, सिकलेस एनीमिया, वर्धनता, ये सब किसका है? तो मेंडलीय विकार का उदाहरण है। गुणसूत्रीय विकार क्या है? तो गुणसूत्र की संख्या में बढ़ जाना या घट जाने से उत्पन्न विकार को गुणसूत्रीय विकार कहा जाता है। गुणसूत्रीय विकार किसे कहा जाता है? तो गुणसूत्र के संख्या के बढ़ जाने या घट जाने से उत्पन्न विकार को गुणसूत्रीय विकार कहा जाता है। जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम, ये सब क्या है? गुणसूत्रीय विकार है। गुणसूत्रीय विकार का प्रकार, तो डाउन सिंड्रोम तो यह विकार 23वां गुणसूत्र को एक प्रति अधिक हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। डाउन सिंड्रोम कम होता है तो 21वें जोड़े गुणसूत्र में एक प्रति अधिक हो जाने के कारण एक ट्रांसोमी स्थित होता है जिसके कारण डाउन सिंड्रोम होता है। इस विकार में पीड़ित संतति का सिर गोल एवं छोटा होता है। याद रखिएगा कि डाउन सिंड्रोम में से पीड़ित जो संतति होते हैं जिनका सिर गोल एवं छोटा होता है, हाथ एवं पैर छोटे छोटे होते हैं, जीभ पर खांचे होते हैं एवं मुख आंशिक रूप से खुला रहता है।
क्लाइफिल्टर सिंड्रोम क्या है? तो एक एक्स क्रोमोसोम की अधिकता के कारण एक एक्स क्रोमोसोम की अधिकता के कारण विकार उत्पन्न होता है, जिसके व्यक्ति में एक्स एक्स वाई लिंग सूत्र गुण पाए जाते हैं। इस विकार में व्यक्ति का शरीर कुप्रधान होता है, जबकि उसमें कुछ मादा के लक्षण भी पाए जाते हैं। तीसरा है टर्नर सिंड्रोम। यह विकार मादा में पाया जाता है। इसमें एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है तथा गुणसूत्रीय की कमी हो जाती है। संरचना होता है 44+X हो जाता है। इस विकार में मादा का अंडाशय अविकसित रह जाता है, जिसके कारण अंडाशय का विकास सही से नहीं हो पाता है। ऐसे मादा बांझ होती है, बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, तो टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। हर्ष एवं चेंज का प्रयोग। तो इस प्रयोग में हर्ष एवं चेज ने जीवाणु भोजी मतलब बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भेज का मतलब बैक्टीरियोफेज का प्रयोग किया था। हर्ष एवं चेज के प्रयोग ने इस प्रयोग में हर्ष एवं चेज ने जीवाणु का प्रयोग किया था, जो अलग अलग माध्यम से संबंधित किया, जिसमें से एक माध्यम रेडियो सक्रिय फास्फोरस का था, जबकि दूसरा माध्यम रेडियो सक्रिय सल्फर का था। हर्ष एवं चेज ने इस बात का पता लगाने के लिए प्रयोग किया था कि विषाणु से जीवाणु में प्रवेश कराने वाले पदार्थ प्रोटीन है। विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करने वाला पदार्थ प्रोटीन है अथवा डीएनए जिस जीवाणु भोजियों को रेडियो सक्रिय फास्फोरस में वृद्धि किया जाता है, उनमें रेडियो सक्रिय डीएनए उपस्थित था, जिन्हें रेडियो सक्रिय सल्फर में वृद्धि किया गया, उनमें रेडियो सक्रिय प्रोटीन उपस्थित था। उसके बाद जैसे वैसे जीवाणु जिन्हें रेडियो सक्रिय डीएनए वाले जीवाणु भोजी से सक्रिय कराया गया, उनके रेडियो सक्रिय प्रोटीन वाले जीवाणु से संकरित कराया गया था, उनमें रेडियो सक्रियता उपस्थित नहीं था। इससे यह साबित होता है कि जीवाणु भोजी में से जीवाणु जाने वाला पदार्थ डीएनए है, प्रोटीन नहीं है। अर्थात जीवाणु भोजी से जीवाणु में जाने वाला पदार्थ क्या है, तो डीएनए है, प्रोटीन नहीं है। तो आप इसे नोट्स कर लीजिएगा। डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीएनए न्यूक्लिक एसिड मतलब डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। और आरएनए में इसमें राइबोज शर्करा पाया जाता है। आरएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है, तो राइबोज शर्करा पाया जाता है। डीएनए में यूरेसिल उपस्थित नहीं होता है, यूरेसिल नहीं होता है। इसमें यूरेसिल उपस्थित रहता है, बल्कि थाइमिन नहीं, इसमें थाइमिन नहीं रहता है। इसमें यूरेसिल की जगह थाइमिन होता है, थाइमिन की जगह इसमें क्या होता है, यूरेसिल होता है। डीएनए के केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया तथा लावक में पाया जाता है। यह केवल केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए केवल एक प्रकार का होता है, आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरआरएनए, टीआरएनए तथा एमआरएनए होता है। डीएनए जो होता है द्विकुंडलित संरचना पाया जाता है और आरएनए एक कुंडलित होता है। चरगाफ का नियम क्या है, तो चरगाफ ने इस नियम के अनुसार डीएनए में प्यूरिन एवं पायरिमिडिन की मात्रा हमेशा समान होती है जो बताया था। एडिनिन प्लस गुवानिन बराबर थाइमिन प्लस साइटोसिन होता है। एडिनिन प्लस गुवानिन बराबर थाइमिन प्लस साइटोसिन होता है। अर्थात जितना एडिनिन के प्रतिशत होता है उतना थाइमिन का, जितना गुवानिन का उतना होता है साइटोसिन का होता है। टाइफाइड क्या है, इसके लक्षण एवं उपचार बताएं। तो टाइफाइड ज्वर सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होने वाला है। टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है जो सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड किससे होता है, सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, जो दूषित जल भोजन द्वारा छोटी आंत में घुस जाता है और वहां रक्त द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाता है। यह ज्वर 3 से 4 सप्ताह तक होता है टाइफाइड, जिसमें शुरू से 7 दिनों तक बुखार धीरे धीरे बढ़ता है। उसके बाद ज्वर तीव्र
103 डिग्री से 105 डिग्री तक बुखार हो जाता है तथा फिर अगले 7 से 10 दिन से ज्वर धीरे धीरे कम हो जाता है। इस रोग के समान लक्षण उच्च ज्वर मतलब अधिक बुखार, कमजोरी, आमाशय में पीड़न, कब्ज, सिर दर्द और भूख न लगना इनका लक्षण है। गंभीर मामलों में आत्म छिद्र एवं मृत्यु हो सकती है। एंटीबॉडी किसे कहते हैं? तो एंटीबॉडी रोगजनकों की प्रतिक्रिया में बी लिम्फोसाइट हमारे रक्त में प्रोटीन की सेना उत्पन्न करता है। बी लिम्फोसाइट हमारे रक्त में प्रोटीन की सेना उत्पन्न करती है ताकि रोगाणुओं से लड़ सके। यह प्रोटीन एंटीबॉडी कहलाती है। सक्रिय प्रतिरक्षा एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है? तो जब शरीर एंटीजन का सामना करता है तो एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ये एंटीजन जीवित या मृत रोगाणुओं या अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकता है। जो एंटीजन है वो जीवित या मृत रोगाणुओं या अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकता है। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है एवं प्रतिरक्षा धीमी गति से होता है, इसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। जब शरीर की रक्षा के लिए बनाए एंटीबॉडी सीधे शरीर में दिया जाता है तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है। टीकाकरण क्या है? तो वैसा घोल जिसमें किसी रोग के लिए उत्तरदायी रोगाणुओं कमजोर या मृत रूप से पाया जाता है उसे टीकाकरण कहते हैं। और जिस विधि के द्वारा टीका शरीर में पहुंचाया जाता है उसे टीकाकरण कहते हैं। टीकाकरण के फलस्वरूप बी लिम्फोसाइट विभेदित होकर प्लाज्मा कोशिका एवं मेमोरी कोशिका का निर्माण करता है और पुनः प्लाज्मा कोशिका एंटीबॉडी में रूपांतरित हो जाता है जो एंटीजन को नष्ट कर देता है। इस प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहा जाता है।